हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट, हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे थे और पार्लियामेंट में हम लोग राज्यसभा को कंप्लीट कर चुके थे। राज्यसभा की कॉम्पोजिशन को हमने कंप्लीट किया था कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। फिर हमने कुलदीप नैयर जजमेंट देखा था और फिर हमने पार्टी विप की बात की थी। उसमें हमने देखा था कि पार्टी विप इज नॉट एप्लीकेबल इन राज्यसभा। ठीक है, सो उसमें कल मैंने आपको बताया था कि पार्टी विप इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द एक्ट। उसका मैं और अच्छे से एक बार क्लैरिफिकेशन, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन है। जो पार्टी विप है ना, पार्टी विप से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्टी विप ऑल्दो हम एंटी डिफेक्शन लॉ में डील करेंगे, जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे तब हम पार्टी विप को और अच्छे से समझेंगे इस चीज को। लेकिन इसे मैं और अच्छे से क्लैरिटी दे दूं, क्योंकि उस एक लाइन में हो सकता है कि वो चीज समझ में नहीं आई हो। पार्टी विप हमें पता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी हमें बताती है, जैसे मैं बीजेपी का हूं, ठीक है, मैं बीजेपी का एमपी हूं, तो बीजेपी विप इशू करेगी कि मुझे इस तरीके से वोट करना है, मुझे बिल के फेवर में वोट करना है, तो मैं बिल के फेवर में ही वोट करूंगा। ये एक पार्टी विप है, उन्होंने विप इशू की है कि मुझे उनके अकॉर्डिंग ही वोट करना है। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर है। अब जो पार्टी विप है, इसका ओरिजिन, ये जो वर्ड विप है, विप इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द एक्ट। ये कहीं मेंशन नहीं है, ये हमने कन्वेंशन से लिया है। द ऑफिस ऑफ द विप इज टेकन फ्रॉम द convention, not it is not mentioned in the constitution nor in the act। लेकिन अगर हम पार्टी विप का ओरिजिन देखें तो पार्टी विप का ओरिजिन है 10th शेड्यूल, जो है हमारा 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें पार्टी विप के बारे में मेंशन है। उसमें पार्टी विप वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें ये सारी चीजें दी गई है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। सो अगर किसी को पार्टी विप नहीं समझ में आया होगा तो आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोकसभा का जैसे ही कंपोजिशन कंप्लीट होगा, स्पीकर के बाद में हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ ही डील करेंगे। और एंटी डिफेक्शन लॉ में जो आप न्यूज़ में पढ़ते हैं ना कि दल बदल लेते हैं, एमपी एमएलए दल बदल लेते हैं, किसी स्टेट की सरकार गिर जाती है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एंटी डिफेक्शन लॉ का ही तो पार्ट है। कि मान लीजिए कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई और बीजेपी की बन गई, ये हम देखते हैं ना, न्यूज़ में देखते हैं कि किसी ने किसी कोई एमएलए को खरीद लिया। ये जितनी भी चीजें हैं खरीद फरोख्त या एमएलए से रिलेटेड, ये सारी पार्टी विप के अंडर आती है और इन्हें हम अच्छे से डील करेंगे जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज फिक्स्ड एट द 552। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज फिक्स्ड एट 552। आउट ऑफ दिस 530 members are to be representative of the state, 20 are to be representative of the union territories and 2 members are to be nominated by president from Anglo-Indian community। ये वाली जो लाइन लिखी है ना, 2 members are to be nominated by president from Anglo-Indian community, ये वाला अब खत्म हो गया है। अब ये इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है, 2020 में खत्म हो गया था और अब इसे एक्सटेंड नहीं किया गया है। ठीक है, ये लाइन मैंने जानबूझ के यहाँ पे मेंशन की है ताकि आपको ध्यान रहे, ये 2 नॉमिनेटेड मेंबर वाला कॉन्सेप्ट अब लोकसभा में खत्म हो गया है। 2 नॉमिनेटेड मेंबर अब लोकसभा में नहीं है। ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है, और ये चीज इसीलिए मेंशन की गई थी कि आप भी इस चीज को ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो आप अपनी बुक से पढ़े तो आपको ऐसा लगे कि 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट हो रहे हैं। इस चीज को अब बंद हो गई है। ठीक है, एट प्रेजेंट द लोकसभा हैज 545 मेंबर्स। आउट ऑफ दिस 530 members represent the state, 13 members represent the union territories and 2 members nominated by the president of Anglo-Indian community। तो at present लोकसभा में 545 members थे। ठीक है, 545 members थे, तो अब इसमें से 2 Anglo-Indian community की जो सीट्स चली गई हैं, तो अब 543 members हैं। ठीक है, अब 543 members है। लोकसभा, आपको पता ही है कि लोकसभा क्या है। लोकसभा रिप्रेजेंट द नोशन वी द पीपल ऑफ इंडिया। लोकसभा रिप्रेजेंट द नोशन वी द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज वी इलेक्ट अवर एमपी डायरेक्टली। हमारे एमपी हमें रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर डायरेक्टली इलेक्टिंग देम। ठीक है, इसलिए लोकसभा में हम ये नोशन यूज करते हैं, लोकसभा रिप्रेजेंट वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है ये वाला पॉइंट? देन कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट by the representative of the states in the Lok Sabha are directly elected from the people from the territorial constituencies in the state। हम हमारे MP को खुद इलेक्ट करते हैं टेरिटोरियल
कॉन्स्टिट्यूएंसीज के माध्यम से। पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर हम हमारे एमपीज को इलेक्ट करते हैं। लोकसभा बेसिकली क्लियर है, आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ के रखा होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं तो हम उसे यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। द इलेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। Every Indian who is above 18 years of the age and who is not disqualified under the provision of constitution or any law are eligible to vote। हम लोग वोट कर सकते हैं 18 साल की उम्र के बाद में, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम लोग अच्छे से देखेंगे बाद में। द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 years बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहले वोटिंग एज कितनी थी? पहले वोटिंग एज थी 21 ईयर्स, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको 18 पे रिड्यूस कर दिया गया है। वोटिंग एज को 21 से 18 पे रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है आपको? ठीक है, वोट डालने जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो ना वोट डालने, या फिर पढ़ाई करते हो तो नहीं जाते हो? The Constitution has empowered the Parliament to prescribe the manner of choosing the representative of the Union territories of the Lok Sabha. Accordingly, the Parliament has enacted Union Territories Direct Election to the People's Act 1965, by which the member of Lok Sabha from the Union Territories are also chosen by direct election। Union Territories में भी जो members elect होते हैं, जो MPs आते हैं Union Territories से, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से आते हैं। ये वाली चीज भी क्लियर है। नॉमिनेटेड मेंबर वाला ये वाला कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है। ये बस स्लाइड में आपको इसीलिए मेंशन किया गया है ताकि आपको ध्यान रहे कि अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं करते हैं। 2020 के बाद में ये खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है ओरिजिनली दिस प्रोविजन वाज टू ऑपरेट टिल 1960 बट इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2020 बाय 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 2020 तक एक्सटेंड किया था, अब लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड नहीं किया है। 2020 के बाद में गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड नहीं किया है, ठीक है। ये वाली चीज भी क्लियर है आपको। लोकसभा को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं। हमने राज्यसभा के इलेक्शन में क्या देखा था? राज्यसभा के इलेक्शन में हमने देखा था कि वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करती है, लेकिन लोकसभा को कंट्री को पूरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं। इसको हम अच्छे से समझते हैं। इसमें कैसे बांटते हैं? जैसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो स्टेट्स जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही उनकी लोकसभा में सीट है। जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है उसकी ज्यादा सीट है लोकसभा में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमने राज्यसभा में देखा है कि जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है उसकी राज्यसभा में ज्यादा सीट है, तो हमने देखा था कि यूपी की ज्यादा सीट है। सेम लोकसभा में भी यही है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा लोकसभा में सीट। तो यूपी की सीट सबसे ज्यादा है लोकसभा में। इसलिए हम लोग देखते हैं जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश पे क्यों फोकस करती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश पे सबसे ज्यादा सीट है लोकसभा की। तो ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो जीत जाएगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये हमने देखा था ना कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे इतना ज्यादा फोकस क्यों करती है, और जहां पे बहुत कम सीट्स है, जहां पे लोकसभा की कम सीट्स है, वहां पे फोकस कम होता है। हमारे इंडियन सिस्टम में हमारे इसमें यही है कि जहां जितनी पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग उतनी सीट्स, इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे फोकस करती है। और इसका हमने क्रिटिसिज्म हमने राज्यसभा में देख लिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लोकसभा में है तो चलो ठीक है, लेकिन राज्यसभा में तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है? देन for the purpose of holding direct election to the Lok Sabha, each state is divided into territorial constituencies. In this respect, the constitution makes the following two provisions. दो provisions है. Each state is allotted a number of seats in Lok Sabha in such a manner that the ratio between the number and its population is the same for all states. This provision does not apply to state having less than 6 million population. हर स्टेट को उतनी ही सीट मिलेगी जितनी की उसकी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट को सीट मिलेगी।
Each state is divided into territorial constituency in such a manner that the ratio between the population of each constituencies and the number of seats allotted to its throughout the same state. अब इस पॉइंट पे हमें यह समझना है कि मान लीजिए मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये एक स्टेट है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कॉन्स्टिट्यूएंसी 1, कॉन्स्टिट्यूएंसी 2, 3, 4, 5, यहाँ है ना, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना मध्य प्रदेश में। तो उनमें ये कहा गया है, सेकेंड पॉइंट में ये कहा गया है कि हर एमपी, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक एमपी होंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एमपी होंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एमपी होंगे, यहाँ के एमपी होंगे, यहाँ के एमपी होंगे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी होंगे। तो ऐसा कहा गया है, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि हर एमपी इक्वल नंबर ऑफ सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 10 लाख हैं, यहाँ पे 10 लाख लोग हैं, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 50,000 है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट के अंदर भी पैरिटी होनी चाहिए। हर एमपी इक्वल नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे, हर एमपी इक्वल नंबर ऑफ सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इसको क्लियर कर देते हैं। इसके लिए जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 1 2 3 4 5 6, इसके लिए ये कहा, इसलिए इसके लिए ये करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ पे 9 लाख है। तो अब यहाँ पे 10 lakhs है, यहाँ पे 8 lakhs है, यहाँ पे 9 लाख है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चलता है, लेकिन अगर कभी डिफरेंस ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे 5 लाख की हो, ठीक, ज्यादा 10,000 लिख दिया मैंने चलो 1000 ले ली, यहाँ पे 10,000 है या 5,000 है या 9,000 है। आप बोलेंगे कि सर आप लाख बोल रहे हैं लेकिन आप जीरो तो कम लगा रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 में 10,000 पीपल है, कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 में 5,000 पीपल है, कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 में 9,000 पीपल है। तो हमने क्या बात की थी, हमने बात करी थी कि एक एमपी, यहाँ का जो एमपी होगा वो 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 वाला एमपी भी 10,000 लोगों को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 में बहुत कम पॉपुलेशन है और कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सीट्स का रीएडजस्टमेंट किया जाता है। सीट्स का रीएडजस्टमेंट कैसे करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 को जब इलेक्शन होगा तब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैसे डिमार्केशन करेंगे, यहाँ के 2-3 गांव, यहाँ के 2-3 गांव 2 में शामिल कर लेंगे, ठीक है, यहाँ के 2-3 गांव, यहाँ के 2-3 गांव 2 में शामिल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ की ये जो पॉपुलेशन है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट हो गई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो अच्छे से समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं, ठीक। मान लो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 लोग हैं, हाँ ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 लोग हैं और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5,000 लोग हैं। अब हमने बात करी थी कि एक एमपी इक्वल नंबर ऑफ सिटीजन्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 10,000 लोग हैं तो एक एमपी 10,000 लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा एमपी है वो सिर्फ 2,000 लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एमपी इक्वल नंबर ऑफ सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये वाले चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी थी तब क्या हुआ था, तब हमने देखा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 में 10,000 लोग थे और कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 में 5,000 लोग थे। तो अब हमने बात की कि एक एमपी इक्वल नंबर ऑफ सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, हर एमपी इक्वल नंबर ऑफ सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो अब क्या होगा, अब यहाँ की कुछ सिटीजन्स इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आ जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो कम से कम इक्वल नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन होगा। तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर यहाँ के जो कुछ गांव हैं, यहाँ के ये जो कुछ गांव हैं उसको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट कर दिया जाएगा कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 के हैं, ठीक है। आप वोटिंग करते टाइम आप कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 के हैं, तो यहाँ की पॉपुलेशन हो जाएगी इंक्रीज। 5,000 की जगह मान लो यहाँ पे हो गई 7,000 और यहाँ की पॉपुलेशन भी हो जाएगी कम, यहाँ पे भी मान लो 7,500 या 7,000। एकदम इक्वल तो नहीं होता लेकिन लगभग इक्वल होना चाहिए। तो दोनों की पॉपुलेशन में ऐसे सिमिलैरिटी हुई कि नहीं हुई। वैसे ही अगर यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन में फिर डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे 9,000 है वहाँ पे 7,000 है, तो इनके भी कुछ गांव
इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मर्ज कर दिए गए, तो यहाँ की पॉपुलेशन और 500 से बढ़ गई और यहाँ की पॉपुलेशन और 500 से कम हो गई। तो कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ गाँव को यहाँ लेके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले लिया, कुछ को दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर दिया। तो इस तरीके से कोशिश तो हो रही है कि हर एमपी इक्वल नंबर ऑफ सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करे। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये वाली चीज आ गई आप सभी को समझ में? Each state is divided into territorial constituency in such a manner that the ratio between the population of each constituency, the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it same throughout the state। ठीक है, समझ में आ गया कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये जो मैंने आपको फिगर बना के समझाया उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिमार्केट करते हैं। ये वाली चीज भी क्लियर है। अब एक थॉट प्रोवोकिंग आइडिया हम समझते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इन ब्रीफ, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फॉलोइंग टू रिस्पेक्ट। पहला, बिटवीन द डिफरेंट स्टेट। सेकेंड, बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द सेम स्टेट। ठीक है, द टर्म पॉपुलेशन मीन्स दैट द पॉपुलेशन एज एन असर्टेन एंड at the preceding census of which the relevant figures have been published। हमारे यहाँ कौन से सेंसेक्स के से चल रहा है? हमारे यहाँ 1971 के सेंसेक्स के हिसाब से चीजें हो रही है। 1971 के सेंसेक्स के हिसाब से चीजें, सेंसस 1971 के सेंसेक्स के हिसाब से चीजें हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया था क्योंकि नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी और सदर्न इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम होने लगी थी। अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे इलेक्शंस होते, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स इंक्रीज होती, तो सदर्न इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कितना कम हो जाता और नॉर्थ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कितना ज्यादा हो जाता पार्लियामेंट में। इसलिए इसे 1971 के सेंसस के हिसाब से फ्रीज कर दिया गया है। कब तक के लिए किया गया है? 2026 तक के लिए। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। अब 2026 में आप पार्लियामेंट इसको इसी सेंसस के हिसाब से फ्रीज रखती है या फिर यहाँ पे 2026 पे सीट्स इंक्रीज होती है। अब वो हमें 2026 में ही पता चलेगा, 2025 में कि आगे क्या होता है। ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैसे पॉपुलेशन को इक्वल करते हैं, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एसटीज एंड एससी। हमने ये तो पढ़ा है, हमने ये सुना भी है कि रिजर्वेशन होता है, इलेक्शन के टाइम पे भी सीट्स में रिजर्वेशन होता है, लेकिन वो रिजर्वेशन कैसे होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। हम जैसे पूरे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतनी सुंदर डायग्राम्स नहीं बनाते आते, लेकिन ऐसा समझिए कि हमने यहाँ पे ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है, ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन ऑफ एसटीज एंड एससीज यहाँ पे देना है। तो रिजर्वेशन कैसे होता है? रिजर्वेशन रैंडम बेसिस पे होता है। जैसे पहले 5 साल में, पेन चेंज कर लेते हैं, पहले 5 साल में इन सीट्स का रिजर्वेशन दे दिया। ठीक है, अब इन सीट्स का रिजर्वेशन 2019 में दे दिया, फिर 2024 में क्या होगा? 2024 में ये सीट्स जनरल कैटेगरी वाले को दे दी जाएगी। ये वाली सीट्स किसको दे दी जाएगी? जनरल कैटेगरी वाले को। देन 2024 में इन वाली सीट्स को रिजर्व रख दिया। ठीक, फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तब इनको रिजर्व रख दिया। तो यहां पे रिजर्वेशन रैंडम बेसिस पे होता है कि 2014 में हमने इन 3 सीट को दे दिया, तो 2019 में हम इन 3 सीट को अब जनरल कैटेगरी वाले को देंगे और फिर दूसरी सीट दे देंगे। तो रैंडम बेसिस पे हर सीट पे रिजर्वेशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी सीट पे नहीं होगा। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सभी पे रिजर्वेशन वाली सीट्स आती है। हमारे यहाँ क्या होता है? रैंडम बेसिस पे दे दिया जाता है रिजर्वेशन इलेक्शन में। रैंडम बेसिस का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल 2019 में भोपाल वाली सीट पे क्या था? भोपाल वाली सीट पे इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि ये सीट रिजर्व्ड है SC/SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, या SC कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ SC कैटेगरी वाले ही अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट वाला नहीं खड़ेगा।
लेकिन जब 2024 का चुनाव होगा, जब 2024 का इलेक्शन होगा, तब इलेक्शन कमीशन बोल देगा कि ये तो 5 साल के लिए यहाँ पे SC/SC कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन हो गया, अब हम जाएंगे इंदौर वाले पे। तो हमने इंदौर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्वेशन में डाल दिया। तो ऐसे रैंडम बेसिस पे, ऐसे स्लॉट बेसिस पे होता है। जैसे भोपाल का हो गया तो फिर बाद में दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देंगे, फिर उसके बाद में दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देंगे। ऐसे रैंडम बेसिस पे रिजर्वेशन चलता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है। एक बार फिर से समझ लीजिए जिससे नहीं समझ में आया होगा। जैसे कि ये पूरी कंट्री है, यहाँ पे 543 सीट्स है, 543 सीट्स है। 2014 में इस सीट को रिजर्वेशन दिया था, तो 2019 में इस सीट को देंगे, फिर 2024 में इनको देंगे, ठीक है। ऐसे करके रिजर्वेशन अलग अलग सीट्स पे आता है एक ना एक बार। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है ना अब आपको। अब इसमें एक चीज़ आपको समझनी है, एक पॉइंट ऑफ द एनालिसिस आपको समझना है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। मतलब हम पढ़ सब कुछ यूपीएससी पर्सपेक्टिव से रहे, लेकिन अब क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो मैं आपको बताता हूँ ना, ऐसा पाया गया है कि जो सीट्स रिजर्व्ड होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नोटा का उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 2019 इलेक्शन में भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी, ठीक है, भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गई, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि यहाँ पे ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वाले इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट यहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे इलेक्शन। तो उस रिपोर्ट में क्या पाया गया? उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो सीट्स रिजर्व कैंडिडेट को देते हैं, वहां सबसे ज्यादा नोटा का उपयोग होता है। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वाले, मतलब रिजर्व जो पॉपुलेशन होती है वो तो बहुत कम होती है। SC/SC की पॉपुलेशन बहुत कम है कंपेरेबल टू जनरल कैटेगरी। तो जहाँ पे SC/SC का रिजर्वेशन होता है उन सीट पे सबसे ज़्यादा नोटा डलता है। मतलब जनरल कैंडिडेट वाले उनको वोट नहीं डाल रहे हैं, वो नोटा को वोट डाल रहे हैं। ये एनालिसिस वाली बात है। अगर आपको रिजर्वेशन के फेवर में चीज़ें बोलनी है तो हम ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। कभी रिजर्वेशन पे क्वेश्चन आए और हमें रिजर्वेशन के फेवर में लिखना हो तो कि डिस्पाइट इतने साल होने के बाद, आज़ादी के इतने साल होने के बाद में भी अभी भी हमारे यहाँ ये हाल है कि जब SC/SC कैंडिडेट खड़ा होता है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा नोटा वोट डालते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा नोटा वोट डालते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले नहीं चाहते कि वो लोग जीत जाए। ये वाला चीज़ क्लियर है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस एनालिटिकल पर्सपेक्टिव को आपका ध्यान रखना है। अब एक और इलेक्शन से रिलेटेड बात करनी है मुझे आपसे। कुछ चीज़ें हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन हमें उनको भी तो कवर करना है। देखो, जो चीज़ें सिलेबस में मेंशन है वो तो हो ही रही है, लेकिन कुछ हमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी तो करना है जिससे कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़े, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम जैसे देखते हैं कि क्या फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम आपको पता है, हमारे यहाँ फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम से इलेक्शन होता है। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम क्या है? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में ये है कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है वो चुनाव जीत जाएगा। ये लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यही वाला इलेक्शन होता है, यही वाला इलेक्शन का मेथड यूज किया जाता है ना, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2014 में क्या हुआ था? 2014 में जो बीजेपी थी उसे मिले 31% वोट, अप्रॉक्स ले रहे हैं, ठीक है। एंड कांग्रेस को मिले 29% ऑफ द वोट्स, ठीक है। बीजेपी को मिले 31% ऑफ द वोट और कांग्रेस को 29% ऑफ द वोट। एक अप्रॉक्स लिया है, इसमें कुछ पॉइंट है, ठीक है। तो बीजेपी की सरकार बन गई और कांग्रेस के पास एकदम जरा सी सीट आई और बीजेपी के पास में कितनी ज्यादा सीट आ गई। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टी हम पे रूल कर रही है उसको 70%, अप्रॉक्स 70% जनता ने
प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए वोट भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर रूल कर रही है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का क्रिटिसिज्म है कि नहीं है? मध्य प्रदेश में जब 2018 में इलेक्शन हुए थे, मध्य प्रदेश के जब 2018 के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे, आप पहले कुछ फिगर्स को समझिए। तब क्या हुआ था? 2018 मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। तो यहाँ पे बीजेपी का जो वोट शेयर था वो अप्रोक्स था 41%, और कांग्रेस का जो शेयर था वोट परसेंट वो था अप्रोक्स 40%। और गवर्नमेंट किसकी बनी यहाँ पे गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की, इनकी सरकार बन गई। हाँ, ये बात अलग है कि वो सरकार बाद में गिर गई और बीजेपी की बन गई, लेकिन चुनाव में जीत इनकी हुई, जिनको 40% वोट मिले हैं, और जिनको 41% वोट मिले हैं वो इलेक्शन हार गए। तो एक तरीके से इट इज नॉट अ मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी कि जिसको 60% जनता नहीं चाहती कि आप हमारे सीएम बनिए, लेकिन वो सीएम बन जाते हैं। जिसको 70% जनता नहीं चाहती कि आप हमारे ऊपर रूल करके प्राइम मिनिस्टर बनिए, और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का क्रिटिसिज्म है कि नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज में मत जाइए, आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मैं आपको क्रिटिसिज्म बता रहा हूं, उस चीज के बारे में सोचिए। 2019 का बीजेपी का वोट शेयर कितना है? 2019 का बीजेपी का वोट शेयर है 31% अप्रॉक्स है। इसमें कुछ पॉइंट है, मतलब 60% ऑफ द पॉपुलेशन चाह रही है कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे ऊपर रूल नहीं करे, लेकिन इनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं इसलिए हमारे ऊपर रूल कर रही है। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का क्रिटिसिज्म है कि नहीं है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये होता है, एक वैसे मैं बता चुका हूं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन किसी को नहीं पता। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मतलब क्या होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मतलब ये होता है कि जिसके सबसे ज्यादा वोट्स वो जीत जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए बीजेपी को 10, कांग्रेस को 9 और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को मिले 8 वोट्स। ठीक है, अब यहां पे जीतेगा कौन? यहां पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को मिले 5 वोट। ठीक है, यहां पे कौन जीतेगा? यहां पे बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट है। लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि कांग्रेस का सिर्फ एक वोट ही कम है, अगर एक वोट इसको भी मिल जाए तो बराबर हो जाएगा। मतलब बीजेपी सारी सीट जीत गई, मतलब बीजेपी जीत गई क्योंकि उसका एक वोट ज्यादा है, और जिसके सिर्फ एक वोट कम था वो हार गया। तो ये तो एक तरीके से फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का क्रिटिसिज्म है ना। अगर आप इसी को ही फिगर से समझो, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 37% ही वोट शेयर था बीजेपी का 2019 इलेक्शन। 2019 इलेक्शन में बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ 37% वोट परसेंटेज था। इसका एक क्रिटिसिज्म, इसका एक पहलू ये भी तो है कि 70% देश की जनता चाह रही है कि आप हमारे ऊपर रूल नहीं करें। 70% देश की जनता चाह रही है कि आप हमारे ऊपर 60% देश की जनता चाह रही है कि आप हमारे ऊपर रूल नहीं करें, और सिर्फ 37% जनता चाह रही है कि आप रूल करें, क्योंकि आपका वोट शेयर सबसे ज्यादा था, मतलब आप जीत गए। एक तरीके से ये तो डेमोक्रेसी की मौकरी है, ज्यादा से ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर रूल नहीं करें, और कम लोग चाह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर रूल करें, लेकिन आपकी सरकार बन गई। सो इट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। चीज क्लियर हुई? तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्यों नहीं करते? जैसे हम राज्यसभा और उनका इलेक्शन करते हैं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्यों नहीं करते? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कितना कॉम्प्लेक्स मेथड है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के भी अपने क्रिटिसिज्म है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हर चीज के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का क्रिटिसिज्म देखा, लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट वो जीत गए। ठीक है, ये उसका क्रिटिसिज्म है, ये उसका प्लस पॉइंट है कि बहुत सिंपल है वो। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है,
अब इसमें जिसका जितना प्रपोर्शन, जिसको जितने ज्यादा वोट मिले हैं, जैसे 100 सीट्स है टोटल, 100 सीट्स हैं, तो अगर 40% बीजेपी की है, 30 सीट्स 30% है कांग्रेस की, 10 समझ लो टीएमसी की, और 20 समझ लो किसी सीपीआई की, ठीक है, 20 सीपीआई की। तो यहाँ पे सीट्स उनके प्रपोर्शन में मिलती है। बीजेपी को 40% सीट्स मिली, बीजेपी को 40% वोट है मतलब 4 सीट आप ले जाओ, 30% वोट है मतलब 3 सीट आप ले जाओ, 1 सीट आप ले जाओ, 2 सीट ये ले जाएंगे। तो टोटल सीट्स ऐसी फिल होगी, जिसको जितना वोट, जिसको जितने परसेंट ऑफ द वोट उसको उतनी सीट। तो एक तरीके से देखो तो ये सही रिप्रेजेंटेशन है, ये वाकई में जो लोगों की विल है, जो लोगों की इच्छा है, ये उसको दर्शा रहा है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का पॉजिटिव पॉइंट है कि जो लोगों की इच्छा है आप उसके अकॉर्डिंग ही सीट दे रहे हो। ऐसा नहीं है विनर टेक ऑल अप्रोच वाली यहाँ पे फिनोमिना नहीं है, जिसको जितने वोट मिले हैं उसको उतना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो एक तरीके से देखो तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्लस पॉइंट है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसे हम समझ नहीं पाते, और जो गांव के लोग हैं, जो इलिटरेट हैं, वो इस सिस्टम को कैसे समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक और क्रिटिसिज्म क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक और क्रिटिसिज्म है कोएलिशन गवर्नमेंट। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है तो किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाती है, सबको कोएलिशन में आना पड़ता है ना, 2-3 पार्टी से हाथ मिलाना पड़ता है और फिर सरकार चलानी पड़ती है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में थोड़ा सा यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट को प्रमोट करता है, इनस्टेबिलिटी को प्रमोट करता है कि कभी भी सरकार गिर सकती है, कहीं भी आपका बहुमत का आंकड़ा कम हो सकता है ना। और कोएलिशन गवर्नमेंट की क्या क्रिटिसिज्म है, कोएलिशन गवर्नमेंट में आपने देखा है जब 3-4 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार चलाती है, ये आपने देखा होगा अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह, जब इन लोगों की कोएलिशन की सरकार थी तब जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि ये मिनिस्ट्री हमको दीजिए तो हम आपके साथ में होंगे, हमें ये वाली मिनिस्ट्री चाहिए, मतलब बार्गेन होता है कि हमें ये वाली मिनिस्ट्री दो, आप हमारे अकॉर्डिंग ऐसा काम करो। कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कोएलिशन गवर्नमेंट में, करप्शन के केसेस आते हैं क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी चला रही है। अब जो मेन जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सेंटर में है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, उसको अदर पॉलिटिकल पार्टीज का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि उससे सरकार चलाना है, उसे उनकी नीड्स का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी तो यही है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती है, हम अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सो ये कोएलिशन गवर्नमेंट के क्या है, क्रिटिसिज्म है। वैसे ही मेजॉरिटी सरकार के भी क्रिटिसिज्म है, ऐसी बात नहीं है कि कोएलिशन गवर्नमेंट बुरी है, एक तरीके से देखो तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट के भी क्रिटिसिज्म है। आपको इस पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। मुझे आप लोग कई बार बोलते हैं कि सर आप PSIR ऑप्शनल भी पढ़ाएंगे क्या, तो जो ऑप्शनल वाले हैं उनको तो ये सारी चीज़ें एकदम आनी चाहिए कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है। और जो PSIR वाले नहीं हैं उन्हें भी ये चीज़ें पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस लिंक्ड आते हैं। ऐसा नहीं होता कि एकदम जैसा सिलेबस में उठाया है एकदम वैसे का वैसे आ गया, हमको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब अगर हम देखते हैं, अगर जैसे इजराइल में कैसे होता है, इजराइल में चुनाव कैसे होता है, इजराइल में पूरे हमको इजराइल पे डिटेल में नहीं जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम एकदम इजराइल का इलेक्शन पढ़ेंगे या फिर हम जर्मनी का पढ़ेंगे, हम 2 मिनट कंपेयर कर रहे हैं कि इजराइल में कैसे इलेक्शन होता है, जर्मनी में कैसे होता है, और उसको हम हमारी कंट्री से कंपेयर करेंगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के क्या क्रिटिसिज्म है, ताकि अगर कभी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए कि क्या ये डेमोक्रेसी की एक तरीके से मौकरी नहीं है, क्या ये डेमोक्रेसी का मजाक नहीं है कि 70% लोग या 60% लोग चाह रहे हैं कि ये इंसान हमारे PM नहीं बने, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा वोट है इसलिए वो PM बन गए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको जवाब आने चाहिए, लेकिन ये आपको तभी आएंगे जब हम अलग अलग इंस्टीट्यूशन को पढ़ेंगे, जब हम अलग अलग कंट्रीज में देखेंगे कि वहां पे इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, ठीक है। सो इजराइल में कैसे इलेक्शन होते हैं एक शॉर्ट में देखते हैं, आपने NCERT में भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो अभी एक शॉर्ट में देखिए। इजराइल में पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ कैसे होता है, हमारे यहाँ
पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। इजराइल में पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी पे होता है। और यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जो इंसान होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं। किसको वोट करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी ले लेते हैं, वो आसान है कि मुझे बीजेपी को वोट देना है या मुझे कांग्रेस को वोट देना है। तो यहाँ पे इंसान पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं कि हाँ बीजेपी पे वोट दे दिया, किसी ने कांग्रेस पे वोट दे दिया, और पूरी कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट निकालती है। सपोज वहां की पॉलिटिकल पार्टी है एबीसी, या वहां की पॉलिटिकल पार्टी हम ले लेते हैं बीजेपी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अपने लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट निकालेगी 1 2 3 4 5 कि ये हमारे कैंडिडेट्स होंगे, और हमें जितनी सीट मिलेगी उतने ये वाले कैंडिडेट, उनमें से ये वाले कैंडिडेट यहाँ पे पार्लियामेंट में, मतलब यहाँ पे वो आएंगे, यहाँ पे वो आएंगे। ये वाली पॉइंट भी क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि इजराइल का, वहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि इजराइल का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ये हमसे नहीं पूछा जा रहा है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्शन मेथड है, क्या उसका कोई क्रिटिसिज्म है, क्या दूसरी कंट्री में उससे कुछ हमारी कंट्री के ज़्यादा अच्छा है क्या, ठीक है। हम सिर्फ इसलिए ये कंपेयर कर रहे हैं, हम जर्मनी और इजराइल से कंपेयर करेंगे, ठीक है। इजराइल में क्या होता है, इजराइल में पूरी कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर देते हैं। वहाँ पे इंसान कैंडिडेट को वोट नहीं करता, वहाँ पे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट करते हैं, और जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने वोट्स आते हैं उस हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ये इजराइल का सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब हम पहले जर्मनी का देखते हैं, फिर हम इन दोनों के सिस्टम को हमारे सिस्टम से कंपेयर करेंगे। जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में, इन जर्मनी वी वोट पॉलिटिकल, हर इंसान को बैलेट मिलता है। तो बैलेट में दो साइड होते हैं, ठीक है। एक साइड ये होता है कि आप कैंडिडेट्स को वोट करिए, आप कैंडिडेट्स को वोट करिए, और एक ये होता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को वोट करिए, ठीक है। जर्मनी में इंसान दो वोट्स डालते हैं, ठीक है। जर्मनी में क्या होता है, दो वोट डालते हैं। आप एक साइड आप कैंडिडेट को वोट करते हैं कि इस कैंडिडेट को वोट करना है, और एक साइड आप पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, ठीक है। सो कई बार ये भी होता है कि हम जिस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं वो कैंडिडेट दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हो, और यहाँ पे हम जब पॉलिटिकल पार्टी को वोट करें तब वो दूसरी हो, कैंडिडेट की पॉलिटिकल पार्टी मैच नहीं करती हो, वहां दो वोट हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जैसे मैं जर्मनी का रेसिडेंट हूं तो मुझे बैलेट पेपर दिया जाएगा, तो मुझे दो वोट करना है। उस बैलेट पेपर में सबसे पहले मैं पार्टी, मतलब मुझे कौन सा कैंडिडेट अच्छा लग रहा है मैं उसको वोट करूंगा, कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे ये कैंडिडेट ठीक लग रहा है तो मैं उसको वोट करूंगा। फिर मैं पॉलिटिकल पार्टी का देखूंगा कि मुझे ये वाली पॉलिटिकल पार्टी ठीक लग रही है तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करूंगा, ठीक है। सो वहां पे दो वोट होते हैं, तो कैंडिडेट का भी रिप्रेजेंटेशन है वहां पे, यहाँ पे कैंडिडेट का भी रिप्रेजेंटेशन है और पॉलिटिकल पार्टी का भी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे, कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे, पार्टी रिप्रेजेंटेशन। कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे है वहां पे, कि जो कैंडिडेट इलेक्ट होंगे वो वहां पे पहुंच जाएंगे, वो तो जीत ही गए, जो कैंडिडेट इलेक्ट हुए वो तो जीत ही गए, और वो वाली, और पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को भेजती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जितने % ऑफ द वोट मिले हैं वो अपने उतने दूसरे कैंडिडेट, ये वाले कैंडिडेट तो अलग है, इनको तो पार्लियामेंट में जाना ही है, ये लोग तो, इन लोगों का तो रिप्रेजेंटेशन होना ही है वहां पे पार्लियामेंट में, ठीक है। ये लोग तो पार्लियामेंट में जाएंगे ही और इनका रिप्रेजेंटेशन वहां पे होगा ही। लेकिन इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज को जितने % वोट मिलते हैं ये भी कुछ दूसरे कैंडिडेट, अपार्ट फ्रॉम दिस कैंडिडेट, ये कुछ दूसरे कैंडिडेट को वहां पे भेजती है। तो यहाँ पे एक तो वो इंसान भी जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज को जितने % वोट है उस हिसाब से वो भी वहां पे भेजती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को 10% वोट है, ठीक है, 10% वोट है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी अपना, मान लीजिए एक कैंडिडेट भेजेगी, एक कैंडिडेट को 10% वोट से एक कैंडिडेट जाएगा। क्लियर है? एक क्विक रिवीजन,
लास्ट है पक्का। देखो हमारे इसमें क्या सिस्टम है, हमारे इसमें है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। हमने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में देख लिया कि कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, कितना ज़्यादा मतलब कि उसमें कितना क्रिटिसिज्म है उसमें, कि उसमें हम ये देखते हैं कि जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट है वो जीत गई, ठीक। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम हमारी कंट्री में क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लोग यहाँ पे जो रूरल एरिया में लोग हैं वो इलिटरेट हैं, तो वो सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये वाला सिस्टम भी समझ में आ गया। हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में रखा है। फिर हमने देखा इजराइल का। इजराइल में हमने देखा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं, ये भी समझ में आ गया। वहां पे कैंडिडेट की लिस्ट निकाल दी जाती है कि अगर हमारी पार्टी से जितने भी कैंडिडेट आएंगे तो उनमें ये कैंडिडेट होंगे, ठीक है। जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में आपको बैलेट पेपर दे दिया जाता है। उस बैलेट पेपर में आप कैंडिडेट को भी वोट करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को भी वोट करते हैं। तो कैंडिडेट जो कैंडिडेट जीतेगा वो तो पार्लियामेंट में जाएगा ही, ठीक है, उनकी सीट्स तो है ही, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितना शेयर होगा वो भी अपने कुछ और कैंडिडेट्स वहां पे भेजेगी, ठीक है। जर्मनी में ये सिस्टम है। सो किसका सिस्टम ज्यादा बेटर है? हम क्या हमारी कंट्री में ये वाला सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं? क्या हम हमारी कंट्री में क्या ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितने वोट मिलेंगे वो अपने उतने कैंडिडेट भेजेगी? फॉर एग्जांपल बीजेपी को अगर 40% वोट मिले हैं तो बीजेपी अपने 4 कैंडिडेट भेज दे, ऐसा करके कि बीजेपी को 40% वोट मिले तो 40 कैंडिडेट भेज दे, कांग्रेस को 30 मिले तो 30 भेज दे। ऐसा कर सकते हैं क्या? इसका ऐसा करने को हो, मतलब ऐसा करने को तो कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म है। इसका हम इंडिया में हम इसे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इंडिया में हम इसे इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एमपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। हमारे यहाँ एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये हमारा एमपी है। सो एमपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने लग गए, अगर हम यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने लग गए तो बीजेपी कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी की ध्यान रखेगी? नहीं रख पाएगी ना। फॉर एग्जांपल बीजेपी को हमने वोट किया, बीजेपी को शेयर मिल गए, मतलब बीजेपी के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, तो बीजेपी कितना ध्यान रख पाएगी? ये कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के टुवर्ड्स लायबल तो है, ये जो एमपी है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल तो है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम इन कैंडिडेट से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने क्या डेवलपमेंट किया, आपने कौन से फंक्शंस किए, कौन से फंक्शंस नहीं किए। हम इन कैंडिडेट से सवाल जवाब तो कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज को करने लग गए, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी जीत गई, ठीक है, मेरी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हमने वोट करने लग गए तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी ना। हम पॉलिटिकल पार्टी में किसको पकड़ेंगे? पॉलिटिकल पार्टी कितनी बड़ी है। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई गड़बड़ हुई तो मैं कब तक उनको ढूंढूंगा कि ये गड़बड़ हो गई है, आप देखिए। पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ी है लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं एमपी को तो ढूंढ सकता हूं ना। क्लियर है? इतना सब समझ में आ गया। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का क्रिटिसिज्म, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सिंपल है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। इजराइल में कैसा होता है, जर्मनी में कैसा होता है, ये आपको समझ में आ गया है। जर्मनी में कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी दोनों को करते हैं, तो वो एक अच्छा मेथड एक तरीके से देखो तो, कि कैंडिडेट भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है और पॉलिटिकल पार्टी का भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो जिस पार्टी को जितने वोट उसका उतना शेयर, तो वहां पे सही से लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो हमने जर्मनी का भी देखा, इजराइल का भी देखा, इंडिया का भी देखा। यहां तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।